नमस्कार दोस्तों, मैं हनी पांडे आज आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पेशे से मैं एक छोटा सा राइटर हूँ, छोटा सा लेखक हूँ और एक छोटी सी कहानी जो सत्य घटना पर आधारित है वो मैंने लिखी है और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी शॉर्ट स्टोरी का नाम है पश्चाताप, जिसके प्रमुख पात्र मिस्टर इंडिया है। वह छोटा सा सरीसृप प्रजाति का जीव छत की सीढ़ियों पर मरणासन अवस्था में पड़ा था। मोबाइल के फ्लैश लाइट से उसके सजीव या निर्जीव होने का आभास नहीं हुआ। आदतन उसे बचाने की तीव्र इच्छा मन में जागी। मैं विलंब किए बगैर दौड़कर एक हल्का झोला उठा लाया। झोला लाते वक्त मेरे मन में विचारों का सागर लहराने लगा। मैं इस झोले को उसके मुंह के सम्मुख रख दूंगा और वह झोले के अंदर प्रवेश कर जाएगा। फिर कुछ लाई के दाने झोले में डाल दूंगा। रात भर उन्हें भूख का एहसास भी ना होगा। झोला लेकर भागा भागा उसके पास पहुंचा। झोला योजनानुसार वैसे ही व्यवस्थित रख दिया, किंतु मिस्टर इंडिया अचेत पड़े रहे, अपनी जगह से हिले तक नहीं। पहले तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें ठंड लग गई है, किंतु कुछ क्षण बीतने के उपरांत मेरा हृदय बैठ सा गया। हृदय में जो विचारों का सागर हिलोरे ले रहा था, वह सागर अचानक से सूख गया। जो डर था वही सत्य था। मेरा प्रिय साथी, जिसे मैं प्यार से मिस्टर इंडिया बुलाया करता था, वह मुझसे इस जन्म में हमेशा के लिए विदाई ले चुके थे। अगले जन्म में फिर मिलेंगे मेरे दोस्त। सर्दियों का महीना था। दिसंबर का अंतिम चरण तथा जनवरी का आरंभण। कोहरा, शीतलहर और तापमान में भारी गिरावट के चलते स्कूल में छुट्टियां हो गईं। अब विद्यालय बंद होने के चलते मेरा अधिकतर समय घर पर बीतता। दिन के आरंभ होते ही सुबह सुबह सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाना मेरी पहली ड्यूटी हो गई। एक सुबह जैसे मेरी आंख खुली, मैंने देखा कुछ 4-6 चिड़ियों का झुंड एक छोटे से जीव गिरगिट पर लगातार चोंचों का प्रहार कर रहे थे। वह बेचारा असहाय जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। चारों दिशाओं से उस पर चोंच के चोंट गिर रहे थे। स्वभाव के अनुसार भागकर घटना स्थल पर पहुंचा। मेरे पहुंचते ही वो चिड़ियों का झुंड बड़ी बेसुरी आवाज़ करते हुए आकाश मार्ग की ओर उड़ चले। उनके चीत्कारों से ऐसा जान पड़ता था जैसे वो कह रहे हों, तुम्हें भी देख लेंगे। खैर, मेरा ध्यान उस छोटे से प्राणी की तरफ गया। उसका मुंह खुला था, कुछ 6-7 इंच की लंबाई रही होगी। शरीर पर चोंच के चोटों का निशान खून के धब्बे के रूप में साफ दिखाई पड़ रहा था। ठंड की वजह से उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। शुरुआत में तो उसको छूने में भी डर लग रहा था, जबकि मुझे पता है कि उनके पास विष नहीं होता, ना ही गिरगिट के काटने से मृत्यु का भय होता है। परंतु डर इन सब बातों को नहीं मानता। हिम्मत जुटाकर मैंने उसके पूंछ को पकड़कर उठा लिया। गिरगिट महोदय के शरीर से कोई हरकत नहीं हुई। फिर मैंने आग जलाई, आग के पास उन्हें लाकर रख दिया। आग की उष्णता मिलते ही मिस्टर इंडिया के शरीर में कुछ हरकत होने लगी। लगभग आधा घंटा बीत जाने के उपरांत उन्होंने चलना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने लगभग 1 मीटर की दूरी तय कर लिया, तब मेरी नज़र उनके पिछले पैर पर पड़ी। शायद उनका एक पैर टूट चुका था। 3 पैर से शरीर का संतुलन बनाते हुए वो कूड़ेदान की ओर चल पड़े। उनका चलना किसी नशेड़ी के चलने जैसे था। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी रुकना, कभी चलना। धीरे धीरे उनको अपनी मंजिल मिल ही गई। कूड़ेदान पर पड़ी एक लोहे की बाल्टी ही उनकी असली प्रॉपर्टी थी। अब तो आए दिन उनसे मुलाकात होती रहती। कभी बाल्टी के अंदर आराम करते, तो कभी बाल्टी के हैंडल पर बैठकर मौसम का मिजाज लेते। सुबह जब भी मैं आग जलाने जाता, एक बार बाल्टी में ज़रूर झांक लेता। शायद उनको देखना ही मेरी गुड मॉर्निंग थी। एक सुबह मैंने बाल्टी के अंदर झांका तो पाया मिस्टर इंडिया अपने निज निवास से फरार थे। मुझे लगा शायद यहीं कहीं कूड़ेदान में छिपे होंगे। मैंने आग जलाई और तापने बैठ गया। कुछ देर बीत जाने के बाद मैंने पुनः निरीक्षण किया, किंतु उनका कहीं अता पता न मिला। मुझे लगने लगा मिस्टर इंडिया का कोई नया घर मिल गया, इसलिए वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे।
किंतु उनको ऐसे करने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था। जहाँ वो गए हैं क्या वह जगह सुरक्षित है? खैर जाने दो, हमें क्या, दोस्त के नाते बोल रहा हूँ। नहीं पार्टी देनी थी तो ना देते, लेकिन ऐसे चले जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। सारा दिन बीत गया, महोदय का कोई अता पता नहीं मिला। तब मेरा संदेह सत्य में परिवर्तित हो गया। मुझे लगा जाने दो, उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है, मैं भी कहाँ दोस्ती करने चला था। शाम तकरीबन 6 बजे कूड़ेदान में पॉलीथीन के खरखराने की ध्वनि सुनाई दी। पास में जाकर देखा तो एक गिट्टी से भरी बोरी जो दीवार से लगा कर रखी थी के नीचे मिस्टर इंडिया एक पतंगा मुंह में दबाए उसे परलोक भेजने पर आतुर थे। पहले लगा उसे छुड़ा दूं, परंतु दोस्त का खाना कैसे छीन लूं, ये भी दुविधा थी। फिर उस पतंगे का आधा शरीर तो मिस्टर इंडिया खत्म ही कर चुके थे। बच भी जाते तो कौन सा मोदी जी उन्हें विकलांग कोटा से नौकरी पर रख लेते। मुंह फेर कर वापस आग के पास आकर बैठ गया। थोड़ी सी प्रसन्नता हुई। चलो महोदय का कुछ पता तो चला। प्रकृति भी बड़ी अजीब है। 4 पैर वाले जीव का एक पैर खराब हो जाए, फिर वह उसे 3 पैर पर चलने का मास्टर बना देती है। मिस्टर इंडिया अब 3 पैर पर ही शिकार करना आरंभ कर दिए। कुछ दिन बाद तो वो 3 पैर से ऐसे मटकते हुए चलते मानो उन्होंने मॉडलिंग सीख रखी है। समय एक सा कहाँ रहता है, बीच बीच में मौसम का मिजाज बदलता रहता है। अब तो मुझे स्कूल भी कभी कभार जाना पड़ता। मिस्टर इंडिया से मुलाकात कम होने लगी और वो भी अब तंदुरुस्त हो गए थे। कभी मिलनसार होता तो कभी दिन भर वो ना दिखते। एक दिन शाम तकरीबन 8 बजे मुझे बिल्ली की फुसकार सुनाई दी, जैसे वो किसी पर आक्रमण कर रही हो। मेरा शक सही था, वह बिल्ली मिस्टर इंडिया के घर में घुसकर उसे मार डालने पर आतुर थी। मैं जल्दी से कूड़ेदान की तरफ भागा। कूड़ेदान से लगभग 5 मीटर की दूरी पर मिस्टर इंडिया वैसे ही ज़मीन पर असहाय पड़े मिले जैसे मेरी पहली मुलाकात में मिले थे। किंतु इस बार वर्ड वार नहीं, कैट वार था और शस्त्र चोंच नहीं, एक पिशाचनी का पंजा था। जैसे तैसे बिल्ली को वहाँ से भगाकर मैंने मिस्टर इंडिया को पुनः काल के गाल से बाहर निकाल लाया। उनकी हालत नाजुक थी। इस बार बड़ी बुरी तरह घबराए हुए थे। पिछली बार की तरह फिर से मैंने पूंछ पकड़ी और उन्हें उजाले में ले आया। इस बार उनके शरीर में कहीं छिद्र हो गया था, कहीं छिद्र हो गया था। थोड़ी शरीर में जान आई। कूड़ेदान से निकलकर मैदान में शिकार करने उतर पड़े। वाह रे शेर! उनकी हालत देखकर मेरे मन में एक कहावत आई, शिकारी गए शिकार पे, खुद शिकार हो गए। उनको ले जाकर पुनः अचेतावस्था में घर छोड़ आया। 2-3 दिन तक तो वो सहमे सहमे अपने घर पर ही ठहरे रहे। रात को आग बुझाकर मैं सो जाया करता था। एक दिन भूलवश मैं आग बुझाना भूल गया। राख में आग रह गई थी। सुबह जैसे ही आग जलाने पहुंचा तो देखा महाराज उसी राख से होली खेल चुके थे और अपनी आधी पूंछ आग को समर्पित कर चुके थे। हद होती है, तुम भी बड़े कमाल के हो यार। कभी चिड़िया पैर तोड़ देती है, कभी बिल्ली शरीर में छेद कर देती है। जब तुम्हें कोई परेशान नहीं करता तो खुद ही अपनी गलतियों से अपना नुकसान कर लेते हो। देव न मारे अपने मरे, ये कहावत सुनी थी किंतु आज देख भी ली। मैं मन ही मन बुदबुदाता रहा। मुझे लगा इनकी ज़्यादा देखभाल करना भी बेकार है। जीव तथा मानव जीव का मेल कब तक चला है भला। इस बार मुझे दया नहीं क्रोध आया। मैंने मिस्टर इंडिया से कट्टी कर ली, उन्हें अकेला छोड़ दिया। सांसारिक कार्यों में मैं पुनः लिप्त हो गया। अब तो मैं उनकी हाल चाल भी न लेता। दिखें तो ना दिखें तो मुझे उनकी कोई कमी प्रति हृदय में ईर्ष्या, द्वेष और घमंड जो भर गया था। मैं मिस्टर इंडिया को भूल सा गया। सुबह गुजरता रहा, समय गुजरता रहा। स्कूल में 24 अप्रैल 2024 को गुरु रविदास जयंती का अवकाश मिला। आज पूर्णिमा भी थी। सुबह घरेलू कार्य निपटाने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करने लगा। तकरीबन दोपहर के 2 बजे रहे होंगे। टॉयलेट करने में बाथरूम गया। जैसे मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, चौंक पड़ा। लैट्रिन सीट के होल में एक छिपकली गिर पड़ी थी जो बार बार उछलकर उससे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। किंतु लैट्रिन सीट इतनी चिकनी होती है, इसलिए वह फिसलकर बार बार गड्ढे में गिर जाती। अब लो,
इनको बचाओ, फिर मिस्टर इंडिया जैसे देखभाल करो। ना रे बाबा ना, अब मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लाओ एक बाल्टी पानी फेंक देता हूँ, झंझट खत्म। लेकिन आदतानुसार मेरे मन में फिर से उसे भी बचाने की युक्ति सूझी। लैट्रिन साफ करने वाले ब्रश से मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगा, परंतु सफलता हाथ न लगी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। आखिर मुझे एक और विचार आया। मैं लपक कर छत से एक बांस की सूखी डंडी उठा लाया। दीवार से टिकाकर उस डंडी को लैट्रिन सीट के गड्ढे में रख दिया। मुझे पूर्ण विश्वास था इस डंडी से चढ़कर वह दीवार तक पहुंच जाएगी। निरीक्षण हेतु मैं 2 मिनट वहीं खड़ा रहा, उसके निकलने का इंतज़ार करता रहा। जब कोई हरकत न हुई तो मुझे लगा इसके प्राण प्रिय होगा तो निकलेगी, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। 10-15 मिनट बीत गए तो फिर मैं देखने पहुंचा। उस छिपकली का सिर गड्ढे से बाहर ठीक डंडी के पास था। मुझे यकीन हो गया ये ज़रूर निकल जाएगी। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय तक मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन 1 या 1.5 घंटे बाद जब जाकर मैंने पुनः निरीक्षण किया तो पाया वह छिपकली डंडे पर तकरीबन 1 फुट चढ़ चुकी थी। दिल को तसल्ली मिली, अब तो मैं इसे बचा लूँगा। बाथरूम में अंधेरा था। मैंने सोचा कहीं अगर यह फिर से गड्ढे में गिर गई तो फिर से निकालना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने सोचा डंडे को ज़ोर से हिला दूं तो ये सीट के बाहर गिर जाए। जैसे मैंने डंडे को हाथ लगाया तो वह छोटा प्राणी अपने पैरों को डंडे पर और कसकर पकड़ लिया। डंडे सहित मैं उसे आंगन में उठा लाया। डंडे को छत की सीढ़ियों से लगाकर खड़ा कर दिया। निरीक्षण के लिए मोबाइल का फ्लैश जलाकर जैसे ही उस प्राणी के करीब गया, मैं एकदम सन्न हो गया। छिपकली मेरा भ्रम था, और छिपकली नहीं, मेरे विकलांग दिव्यांग साथी मिस्टर इंडिया थे। मेरे मुंह से खुशी के मारे इतना ही निकला, धन्य शेर भाई, तुम जब भी मुझसे मिलते हो ऐसी ही अवस्था में क्यों मिलते हो। डंडे को उसी अवस्था में मैंने छोड़ दिया। भोजन करने के बाद मुझे कोचिंग के सिलसिले में श्री मुकेश त्रिपाठी कांटी से फ़ोन पर बात करनी थी, तो मोबाइल को फ्लैश लाइट को जलाकर मैं छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जाते जाते मैंने सोचा क्यों ना मिस्टर इंडिया का हाल खबर लेता जाऊं। डंडे के पास जाकर देखा तो फिर से मिस्टर इंडिया फरार हो चुके थे। डर था तो बस इसी बात का, कहीं बिल्ली तो नहीं उठा ले गई। मैंने पत्नी को आवाज़ लगाई कि शायद वो कहीं देखी हो। पत्नी ने प्रत्युत्तर दिया, वो गिरगिट सुबह से ही गड्ढे में गिरा था। मैंने 1 बाल्टी पानी फेंक दिया था, पर पता नहीं वह फिर से कैसे बाहर आ गया। अभी का मुझे पता नहीं। मेरी आंखें तमतमा गईं। क्या वह सुबह से गड्ढे में गिरा था? तुमने बताया क्यों नहीं? मुझे बड़ा गुस्सा आया, पर कर ही क्या सकते थे। जाने लगा। अभी मुश्किल से 7-8 सीढ़ियाँ चढ़ा था कि मेरे सामने मिस्टर इंडिया सीढ़ी पर लेटे आराम फरमा रहे थे। चलो ठीक है, तुम मिल तो गए, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं दौड़कर कूड़ेदान से एक हल्का फटा पुराना झोला उठा लाया। प्रसन्नता भरे स्वर में अपनी बीवी को आवाज़ लगाई, सिंका, ओ सिंका, आ जाओ, जल्दी आओ, मिस्टर इंडिया मिल गए। वो भी अपनी मोबाइल के फ्लैश को जलाकर सीढ़ियों के पास आए। मैंने झोले को महोदय के मुख के सम्मुख रखकर पुचकारते हुए बोला, जाओ, अंदर जाओ भाई। किंतु उनके शरीर पर तनिक भी सिकन न आई। मेरी आंखें तन गई। हृदय गति की तीव्रता बाहर से दिखाई पड़ने लगी। हाथ पांव शिथिल हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, माफ़ कर दे भाई, तू मेरा मिस्टर इंडिया मेरा दोस्त है। इस बार मैं तेरे लिए पिंजड़ा लाऊंगा, तुम उसी में रहना, जो खाएगा मैं लाके दूंगा। लेकिन मेरा मिस्टर इंडिया वैसा ही पड़ा रहा। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला कि तो मर गया यार। इसके बाद तो मैं उसकी स्मृतियों में खोने लगा। सारी हरकतें जो उसने मेरे साथ की थीं सब याद आने लगी। झल्लाकर मैंने अपनी पत्नी से बोला, तुम पापी हो, तुमने इसकी जान ली है। जब यह सुबह गड्ढे में गिरा था तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ऊपर से पानी डालकर मारना चाहा। बेचारा मेरा मिस्टर इंडिया 4-5 घंटों से जीवन मृत्यु से लड़ता रहा, और अब मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मैं तुम्हें बचा न सका मिस्टर इंडिया, मेरे दोस्त, माफ़ कर दे यार। मैं उसी सीढ़ी पर बैठ गया जहाँ मेरे दोस्त की मृतदेह थी। अंतिम दर्शन था उसका मेरे लिए।
फ्लैश लाइट को पास ले जाकर देखा। मेरे दोस्त की एक आंख पूरी तरीके से लाल हो गई थी। वो नन्हा सा टूटा हुआ एक पैर, आधी जली हुई पूंछ, शरीर पर कुछ घाव। हाय मेरे प्रिय, तुमने जीवन में कितना संघर्ष किया, परंतु आज मौत ने तुझे हरा ही दिया। एकटक मैं अपने साथी को निहारता रहा। उसकी एक आंख और खुला हुआ मुंह मानो मुझसे यही कह रहे हो, क्यों रोते हो मेरे प्रिय मित्र हनी, तुम भी तो यही चाहते थे मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हें तंग ना करूं। तुमने तो मुझसे कट्टी भी कर ली थी, किंतु मैंने तो कभी तुमसे कट्टी नहीं ली। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन क्या तुमने मुझसे 100% दोस्ती की थी? क्या 100% आपने मुझसे दोस्ती की थी? नहीं, तुम मुझे बचाकर यही समझते रहे। तुम्हें खूब पुण्य मिला। ईर्ष्या, द्वेष, घमंड आदि आपके हृदय में कब पनपे, आपने इसे समझा ही नहीं। जब आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो तुम कहते हो मेरे लिए पिंजड़ा बनवाओगे। अभी तक ये विचार क्यों नहीं आया? क्या मेरे मरने के बाद ही तुम्हें मेरी कमी महसूस हुई? क्या तुम मानवों में मृत्यु के पश्चात ही किसी के प्रति प्रेम, कमी, एहसास आदि जन्म लेता है? मैं तो सदैव के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। अब तुम्हें मेरी कमी महसूस हो या फिर बचाने के झंझट से मुक्ति, फिर भी तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि और इंसानों के लिए तो मैं गिरगिट गिद्दान ही हूँ। उसको निहारते निहारते मेरी आंखें डबडबाई। छत पर चढ़कर पूर्णिमा के चांद को निहारते हुए फूट फूट कर रोने लगा। हाय मेरा मिस्टर इंडिया, तुम मेरे लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हो और रहोगे भी। इस पीड़ा को मैं कम भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ लोग मुझे पागल कहेंगे, कुछ लोग नामर्द, तो कुछ लोग कहेंगे गिरगिट के लिए मर जाने से भला कौन रोता है। लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। तुम्हें अपनी यादों में संजो के रखूँगा, क्योंकि मैं कवि हूँ। रात भर मेरा मित्र वहीं सीढ़ियों पर पड़ा रहा। दूसरे दिन 25 फरवरी रविवार को मैं अपने साथी की मृतदेह आंगन के मध्य पुदीना के गमले में दफन कर दिया। अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करता। आई मिस यू माई लिटिल मिस्टर इंडिया, आप हमेशा याद रहोगे। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद। करने के लिए मैं छत पर सीढ़ी जाने लगा। अभी मुश्किल से 7-8 सीढ़ियाँ चढ़ा था कि मेरे सामने मिस्टर इंडिया